नमस्कार बंधु, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। पिछले कक्षा में इतिहास के वीडियो में आपने देखा इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास अब के पिता कौन हैं, भारतीय इतिहास के पिता कौन हैं। साथ ही अध्ययन के सुविधा के अनुसार इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आइए, विश्व में अभी तक 4 प्रमुख सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं, उन सभ्यताओं को देखते हैं और इससे किस प्रकार प्रश्न आता है। देखिए, पाषाण युग के समाप्ति के बाद जो है धातु युग प्रारंभ होता है और धातु युग में अपनी सभ्यता जो है, भारत की सभ्यता की विकास को देखने को मिलता है। प्रमुख जो 4 प्रमुख सभ्यता है, इनका विकास आप देख रहे हैं किसी न किसी नदी के किनारे है, इसलिए नदी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्रश्न कभी नदी से बन सकता है कि इस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। पूछ सकता है कि चीन सभ्यता का विकास, चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, और सामने नदी का नाम दे रखा होगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ। वहीं मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे, भारत की सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता का विकास हुआंग हो नदी के किनारे। तो आपसे मेसोपोटामिया का अर्थ भी होता है 2 नदियों के बीच का भूखंड। ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता अभी तक मानी जाती है। ये प्राचीनतम सभ्यता है और ये सबसे नवीनतम है। तो प्रश्न पूछ सकता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे नवीनतम सभ्यता तो चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता के बारे में पूछे तो सिंधु के किनारे हुआ है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ऐसे ही करके ये ध्यान रखना है। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य सभ्यताओं से जो है ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलता है, अपने सिलेबस में है भी नहीं। यह 1 दिवसीय किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उपयोगी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सबसे पहले आता है खोज, यह खोज का विषय। तो सबसे पहले कि ध्यान में कब आया, तो 1826 में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक थे, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। उन्होंने कही एक बात, सैनिक थे, उन्होंने कही कि भारत में कहीं ना कहीं जो है एक प्राचीन सभ्यता है, इस बात को कही। तो ये प्राचीन सभ्यता थी। इन्होंने इस बात को कहा। देखिए, 1826 से पहले दुनिया का मानना था कि भारत एक सांप सपोलों का देश है, अनपढ़ों लोगों का देश है, यहाँ सभ्यता का विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन इन्होंने जैसे ही ये बात कही, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। फिर 1842 में इन्होंने लगातार अध्ययन किया और 1842 में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने प्रकाशित किया। किसने कही? चार्ल्स मैसन ने। 1842 में जैसे ही इस बात को दोहराते हैं, तो इनके बात से प्रभावित होकर मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक होते हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इस बात से प्रभावित होकर 1851 में
उन्हें ए कनिंघम कहा गया है इतिहास में। वो 1851 में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करते और 1853 में पुनः इस क्षेत्र का 1853 में पुनः सर्वेक्षण करते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं कि क्या घटना थी। देखिए, इतिहास में एक से जुड़ी एक घटनाएं होती है। तो उसी समय 1853 में भारत में रेलवे आया। ये रेलवे के जनक आप लोग जानते होंगे, डलहौजी को कहा जाता है। तो उस समय पाकिस्तान भी जो है भारत का हिस्सा था। लाहौर से कराची तक जो है रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो पटरियों के बीच में ये सपोर्ट होता है, आप लोग देखे होंगे गौर से, तो सपोर्ट होता है कुछ कुछ दूरी पे। तो इसका काम ख़त्म, मतलब सपोर्ट ख़त्म हो गया था और रेलवे का जो काम मिला हुआ था वो जेम्स बॉटन और विलियम बॉटम, दो बंधु थे, उनको मिला था ये काम। तो मज़दूर खाली बैठे थे तो इन्हें कहा कि चलो इस काम को मतलब नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक टीला था, है ना, कुछ दूरी पे। तो इन्होंने कहा कि टीला की चलो खुदाई कर लेते हैं मज़दूरों से। मज़दूरों से जब खुदाई करवाते हैं वहाँ पे, तो एक ही आकार के बहुत सारे ईंटें प्राप्त होते हैं। उन ईंटों का उपयोग इसको काम को बढ़ाने के लिए कर लेते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि इस समय ये किसी न किसी प्राचीन सभ्यता का ही, जो 1853 में इस क्षेत्र में ए कनिंघम कौन करता है? ए कनिंघम। तो ए कनिंघम जो इस क्षेत्र में सर्वेक्षण करते हैं तो इसको खोदाई किया जाता है और भी, तो पूरा का पूरा एक नगर निकल के आता है। फिर 1856 में मानचित्र जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ए कनिंघम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ए कनिंघम के द्वारा 1856 में जो है मानचित्र जारी किया जाता है और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है कौन किसके माध्यम से होता है? तो ये भी एक कनिंघम के निर्देशन में तो ये इन आंकड़ों को एक बार ध्यान में रखिएगा, है ना। 1826 में चार्ल्स मैसन ने कहा पहली बार कि भारत में एक सबसे बड़ी सभ्यता है और उससे पूरा ध्यान आकर्षण करते हैं पूरे विश्व का। 1842 में अपनी पत्रिका में इस बात को पुनः दोहराते हैं चार्ल्स मैसन। 1851 में इस क्षेत्र का जो है ए कनिंघम दौरा करते हैं। 1853 में जो है पुनः इस क्षेत्र का दौरा करते हैं ए कनिंघम। 1856 में मानचित्र जारी करते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जा सकती है। प्रश्न क्या आएगा सर? सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति के बारे में किसने खोज की या बताया? तो 1826 में किसने बताया? एक चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद आपसे प्रश्न आ सकता है सबसे पहले मानचित्र किसने जारी किया हड़प्पा की? तो मानचित्र जारी करने वाले कौन है? ए कनिंघम। कब किया? तो 1856 में। फिर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। किसके निर्देशन पर? तो ए कनिंघम के निर्देशन पर। इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1861 में जब विभाग की स्थापना हो चुकी थी, उस समय क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद देश में अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के पीटा जाता था। अब ऐसी स्थिति में कोई अंग्रेज जो है खोज करने जाए तो पता चलता है कि उस अंग्रेज को खोजने के लिए दूसरे अंग्रेज जा रहे, क्योंकि भारतीय जहाँ देखते थे अंग्रेजों को बड़ी पिटाई करते थे। तो
3 और 4 के समय क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना जो है 1861 में हुई है, उसका नाम परिवर्तित करके बदलकर, इसका नाम बदलकर जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया। तो उसके बाद जो है इसका नाम ये कर दिया गया, और साथ ही एक निर्देशन दिया गया कि भारत में जो भी पुरानी विरासत है, पुरानी बिल्डिंग है, इमारत है, उनको आप जो है संरक्षित करने का कार्य करिए। फिर यहीं तक देखने को मिलता है। फिर आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं, भौगोलिक विस्तार। देखिए भौगोलिक विस्तार देखते हैं कहाँ थे। ये रहा आपका सिंधु घाटी का, मान लीजिए उत्तर है, लिखिए उत्तर। ये उत्तर में मांडा से, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा से जो है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और ये दक्षिण हुआ सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पड़ेगा आपको? बलूचिस्तान में। एक मिनट ऊपर ही लिख लेते हैं। बलूचिस्तान। वहीं पूरब में जो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। तो ये उत्तर में मांडा से दैमाबाद तक फैला है, वहीं पश्चिम में सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक फैला है। तो ये इसका भूभाग था। यहाँ क्या मिला खुदाई में? तो यहाँ एच शेप के कब्रिस्तान मिले। एच शेप के कब्रिस्तान मिले। तो इस कब्रिस्तान में क्या था? कब्रों को मतलब सब को जो है दाह संस्कार करने के बाद उस पे जो है लोग पत्थर के शिलापट्टी कुछ लिख के डाल दिया करते थे। तो खुदाई में उस पे मिले अक्षर। तो इस पे जो है मूल 64 अक्षरों का चित्राक्षर हैं। इस पे मूल 64 चित्राक्षर है। चित्राक्षर को आप यूँ समझिए जैसे आप व्हाट्सएप में इमोजी भेजते हैं, वो क्या है? चित्राक्षर ही तो है। आप जैसे सैड होते हैं तो सैड की इमोजी भेजते हैं, जब आप खुश हैं तो खुशी वाली इमोजी भेजते हैं। तो इसमें जो इमोजी के माध्यम से ही उस समय की जो भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है, चित्राक्षर थे। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास, एक बार इसको साफ कर लेते हैं फिर अच्छे से लिखेंगे। यहाँ जो मिले शिलापट उसमें 64 मूल चित्राक्षर थे। चित्राक्षर थे। इस चित्राक्षर में 250 से लेके 400 तक जो है चित्राक्षरों, यानी ये मूल हो गए।
और इनकी सहायता से इतने चित्राक्षर के लेख मिले। इतने शब्दों कह सकते हैं, या चित्रलेख ही उस समय शब्द था, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास सबसे पहली बार पढ़ने का प्रयास बेडेन महोदय ने किया, लेकिन ये असफल रहे। लेकिन पहला भारतीय जिसने पढ़ने का प्रयास किया तो नटवर झा उनका नाम था, नटवर झा। लेकिन ये भी असफल रहते हैं। तो ये 64 मूलाक्षरों में इसका नाम क्या दिया गया, जब इसे तो कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन इसे नाम दिया गया भाव चित्रात्मक लिपि। इसे दूसरा नाम जो है गौमूत्री भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, गौमूत्री लिपि अभी हम बता रहे हैं। तीसरा ब्रुस्टोफेदन कहा जाता है। कई किताबों में आप फेदस भी लिखा देख सकते हैं, ब्रुस्टोफेदस तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। भाव चित्रात्मक कहा गया क्योंकि ये इमोजी टाइप से ऐसे लिखा जाता था। तो ये इमोजी सेंस तो आप समझ रहे होंगे, व्हाट्सएप चलाते ही हैं। और गौमूत्री इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो है ईस्ट शेप में लिखे जाते थे। तो आप देख रहे होंगे गौ जब मूत्र त्यागती है तो उसका जो है ऐसे 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 सांप के शेप में भागता है। तो ये फर्स्ट लाइन था, ये दाईं ओर से लिखी जाती थी, और दूसरी लाइन जो है फिर दाईं ओर से पहली लाइन बाईं ओर की ओर, और दूसरी पंक्ति जो है बाईं ओर से दाहिनी ओर की ओर। यानी पहले ऐसे लिखा जाता था और फिर ऐसे लिखा जाता था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहली पंक्ति इस इधर की ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति इधर की ओर लिखी जाती थी। तो आप समझ रहे होंगे। आपसे किस प्रकार का प्रश्न बनता है। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन भी कहते हैं। इसकी लिपि पहली जो पंक्ति है वह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वही दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। पहला प्रयास पढ़ने का प्रयास बेडेन महोदय ने किया, और पहले भारतीय जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया तो नटवर झा का नाम रहेगा। इसमें 64 मूल चित्राक्षर है, और इन मूल चित्राक्षरों से मिलकर 250 से 400 के लेख मिले अभी तक। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा अक्षर है ना वो उल्टे यू में लिखा गया है। ये सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें लिखा गया है। और देखिए 1921 में जो है इसकी खुदाई पुनः होती है, 1921 में। और जो 1903-4 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो होता है उसमें आते हैं जॉन मार्शल। तो आपसे पूछ सकता है 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई होता है, कौन करा इसके खुदाई? भारतीय होते हैं दया राम साहनी। और 1922 में कहे तो राखल दास बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा 1922 में ये दोनों जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई होती है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।